हेलो गाइस, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इकोनॉमिक्स की क्लास में। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अभी तक जो हमने टॉपिक किया था वो किया था नेशनल इनकम के बारे में कि किस तरह से हम जीडीपी को एनएनपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आज का जो ये वीडियो है इस पे हम बात करेंगे कि नेशनल इनकम का मेज़रमेंट कैसे किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम का मेज़रमेंट करने के लिए हमारे पास टोटल 3 मेथड होते हैं। और इस वीडियो में हम जो बात करेंगे आज वो उसके फर्स्ट मेथड के बारे में, जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडिड मेथड, यानी कि उत्पाद विधि। इस विधि को वैल्यू एडिड या मूल्य वृद्धि विधि के नाम से भी हम जानते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। राष्ट्रीय आय को मापने का ये मेथड है हमारे पास। सबसे पहला मेथड, इस मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड यानी कि उत्पाद विधि। इस मेथड को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो है वैल्यू एडिड मेथड यानी कि मूल्य वृद्धि विधि। तो इन दोनों नामों से क्या है, इस मेथड को जाना जाता है। और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडिड मेथड का यूज़ करके नेशनल इनकम का मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो इस विधि से, इस मेथड से जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आता है वो पॉइंट क्या आता है कि इस मेथड का यूज़ जब किया जाता है तो किस चीज़ को हम नेशनल इनकम कहेंगे, या प्रोडक्ट का मीनिंग जो है वो क्या है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश की जो डोमेस्टिक बाउंड्री है, यानी कि जो हमारे देश की घरेलू सीमा है, उस सीमा के अंदर अंदर हमने एक साल, एक जो अकाउंटिंग ईयर होता है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, उस 1 साल के अंदर अंदर हमने एक देश के अंदर जितना उत्पादन किया है उसकी जो मार्केट वैल्यू है, उसी को क्या कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है। तो हम शुरू करते हैं इस मेथड को। और इसके जो स्टेप्स हैं वो, उसमें सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। तो ये हमारा पहला स्टेप, जो स्टेप है उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि हमने ऐसे यूनिट की पहचान करनी है जो प्रोडक्शन करने का काम करता है। तो इसकी हम, इसका क्लासिफिकेशन भी करना है और उनका क्या है, आइडेंटिफिकेशन भी करना है इस मेथड के अंदर। तो इसमें कौन कौन सी ऐसी यूनिट होती हैं जो क्या है, प्रोडक्शन करने का काम करती हैं एक इकोनॉमी के अंदर। तो इनको हम क्या है, टोटल 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो आती हैं, जो प्रोडक्शन करने का काम करती हैं, वो आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। दूसरे नंबर पर आता है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरे नंबर पर आता है टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या है, प्राथमिक क्षेत्र। और सेकेंडरी सेक्टर का मतलब है द्वितीयक क्षेत्र। और टेरिटरी सेक्टर का मतलब है सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में या प्राइमरी सेक्टर में हम इंक्लूड करते हैं ऐसी प्रोडक्शन यूनिट को जो नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करके उत्पादन करती हैं। जैसे कि कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र को हम प्राइमरी के अंदर इंक्लूड करेंगे। इसी तरह से मछली पालन है, क्वायरिंग है, माइनिंग है, वो सारे उद्योग जो हैं, वो सारे जो उत्पादन करने की जो यूनिट हैं, उनको हम क्या है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है उसमें आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी कि ऐसी औद्योगिक इकाइयाँ जो प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल खरीद करके उससे उत्पादन करती हैं। जैसे प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर को हम इंक्लूड करते हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर से गन्ना खरीद करके उससे चीनी बनाना, उसको हम इंक्लूड करते हैं सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। और टेरिटरी सेक्टर के अंदर हमारा आता है सेवा क्षेत्र, यानी कि सर्विसेज देने का काम। जैसे कि इंश्योरेंस की सर्विसेज है, बैंकिंग की सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज है, कम्युनिकेशन की सर्विसेज है, वेयर हाउसिंग की सर्विसेज है। तो इन सभी सर्विसेज को हम इंक्लूड करते हैं टेरिटरी सेक्टर में। तो नेशनल इनकम को जब हम मेज़र करते हैं इस मेथड से, तो जो स्टेप रहता है, जो फर्स्ट स्टेप रहता है कि हमने ऐसी प्रोडक्शन यूनिट की
पहचान और उनका क्लासिफिकेशन करना है जो इसके अंदर उत्पादन करती हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी टोटल 3 क्षेत्र होते हैं। तो हम जब इस मेथड का यूज़ करेंगे तो उससे हम क्या निकालेंगे, जीडीपी निकालेंगे एट मार्केट प्राइस पे। तो ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस इसमें कैसे निकलेगी, इसमें हम जीडीपी निकालेंगे एट मार्केट प्राइस। कैसे निकालेंगे, प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू एडिड प्लस में सेकेंडरी सेक्टर का वैल्यू एडिड और प्लस में टेरिटरी सेक्टर का वैल्यू एडिड। जैसे कि इस मेथड का नाम है वैल्यू एडिड मेथड, तो हमने यहाँ पर निकालना है प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू एडिड, इसी तरह से सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर का हम वैल्यू एडिड निकालेंगे। तो अब हमारे पास जो पॉइंट आता है वो ये पॉइंट आता है कि वैल्यू एडिड का मीनिंग क्या है, कि वैल्यू एडिड क्या होता है। तो जैसे हमने यहाँ पर पहचान की कि प्राइमरी सेक्टर हमारे देश के अंदर जो है वो एक प्रोडक्शन यूनिट है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में उत्पादन होता है, या माइनिंग है, क्वायरिंग है, मछली पालन है, या ऐसे जो भी उद्योग चलते हैं, छोटे काम चलते हैं जो नेचुरल रिसोर्स की वजह से चलते हैं, वो प्राइमरी सेक्टर में उत्पादन हुआ। तो प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू एडिड प्लस में सेकेंडरी सेक्टर का वैल्यू एडिड, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं उसको हम इंक्लूड करते हैं सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि गन्ने से चीनी बनाने का काम सेकेंडरी सेक्टर में आता है। जितने भी उद्योग हैं, बड़े उद्योग हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर में हम इंक्लूड करते हैं। टेरिटरी सेक्टर के अंदर हम इंक्लूड करते हैं सर्विस सेक्टर को। तो हमने क्या करना है इस स्टेप पे कि तीनों सेक्टर का जो वैल्यू एडिशन है, मूल्य वृद्धि है, उसका हमने क्या करना है, टोटल करना है। और जब इन तीनों का टोटल करेंगे तो वो हमारी क्या निकलेगी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकलेगी। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि वैल्यू एडिड हम कैसे निकालें। वैल्यू एडिड को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट्स कंजम्पशन। अब हमारे पास पॉइंट आता है कि ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है और इंटरमीडिएट्स कंजम्पशन क्या है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम हिंदी में कहते हैं मध्यवर्ती उपभोग, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस जिन्होंने नहीं किया है, वो वस्तुएं आती हैं इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर, उनको हम इंक्लूड करते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे ऐसी कोई भी यूनिट है जो बन करके तैयार हो गई है लेकिन क्या है उसकी पैकिंग नहीं हुई है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि वो अभी प्रोसेसिंग में है, बनी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे क्या है, गन्ने से जब हम क्या है चीनी बनाते हैं तो गन्ने का जूस निकाल दिया लेकिन अभी चीनी नहीं बनी है, तो जो गन्ने का जो जूस है वो क्या है अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है। इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं कि जैसे चीनी बनकर के तैयार हो गई है और वो चीनी अगर क्या है घरेलू लोगों के द्वारा कंज्यूम की जाती है तो वो फाइनल गुड्स है, लेकिन वही चीनी अगर क्या है एक स्वीट मेकर जो है वो मिठाई बनाने वाला अगर उसको यूज़ करता है मिठाइयों के अंदर, तो वहाँ पर वो क्या है इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि अभी उसका उपभोग नहीं किया जाना है, उसका कंजम्पशन नहीं करना है हमने। अभी उसका यूज़ कहाँ पे होना है, एक मध्यवर्ती वस्तु के रूप में किया जाना है। उससे मिठाई बनेगी और मिठाई बनने के बाद जब तैयार हो जाएगी तो वो क्या होगी, फाइनल गुड्स होगी। तो मध्यवर्ती वस्तु वो होती है जिसने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है। तो ये है हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हमने क्या करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से मध्यवर्ती जो उपभोग है यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उसको माइनस करना है। तो मैंने आपको बताया इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है। अब हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है। तो इस वैल्यू एडिड निकालने के लिए हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट भी पता होना चाहिए। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है कि एक यूनिट ने, प्रोडक्शन यूनिट ने जितना माल बेचा है यानी कि सेल किया है, उस सेल को हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। जैसे कि मान लो एक किसान ने 200 रुपये का एक सीड्स परचेज किया, यानी कि उसने गेहूं का बीज खरीदा 200 रुपये का, और उसने क्या किया, गेहूं का उत्पादन किया और वो गेहूं उसने मार्केट में बेच दी 600 रुपये में। तो जो उसने बीज खरीदा 200 रुपये का वो क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और जो गेहूं उसने बाजार में बेचा वो क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी कि क्या है वो सेल। तो जब कोई भी यूनिट
प्रोडक्शन यूनिट के पास ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता, उसने जितना बनाया वो सारा का सारा बाजार में बेच दिया, तब वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है, सेल को ही हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। ध्यान रखना है, सेल को वैल्यू ऑफ आउटपुट तब कहते हैं जब ना कोई ओपनिंग स्टॉक हो ना कोई क्लोजिंग स्टॉक हो, जितना बनाया गया उतना सारा का सारा बेच दिया गया, तभी क्या होता है, सेल जो है वो वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है। तो वैल्यू एडिड हम कैसे निकालेंगे, जब हमें सेल दे रखी हो, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे कि जितनी सेल की है, वैल्यू एडिड निकालेंगे जितनी सेल की है उसमें से माइनस कर दिया हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि किसान ने 200 रुपये का बीज खरीदा, वो इंटरमीडिएट गुड्स है, और उसने जो फाइनली उसने अपनी फसल 600 रुपये में बेची, वो जो सेल है वो क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 400 रुपये, ठीक है, वो क्या आएगा, वैल्यू एडिड आएगा। कौन से सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर का। तो अभी मैंने आपको बताया कि सेल को वैल्यू ऑफ आउटपुट कब मानेंगे, जब हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ना हो। लेकिन अगर हमारे पास ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक हो, तब हम क्या है, सेल को ही वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं मान सकते। तब हमने क्या करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, सेल प्लस में चेंज इन स्टॉक। यानी कि जब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास मौजूद होगा, तब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकाला जाएगा, सेल प्लस में चेंज इन स्टॉक। अब पॉइंट आता है कि ये चेंज इन स्टॉक क्या है। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है, किसी भी साल के लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का जो डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, चेंज इन स्टॉक कहते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू क्या है, सेल प्लस में चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। साल के लास्ट वाला स्टॉक प्लस माइनस में साल के स्टार्टिंग वाला स्टॉक। तो इससे हम निकालेंगे चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक को जब सेल में ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा। और वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करना है, वो क्या निकलेगा, वैल्यू एडिड। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि हम प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू एडिड कैसे निकालेंगे, बिल्कुल वैसे ही हम क्या करेंगे, सेकेंडरी और टेरिटरी यानी कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का हम वैल्यू एडिड मूल्य वृद्धि निकालेंगे। और जैसे मैंने यहाँ लिखा है, वैल्यू एडिड प्राइमरी सेक्टर की, प्लस में वैल्यू एडिड सेकेंडरी सेक्टर की, और प्लस में वैल्यू एडिड टेरिटरी सेक्टर की। तो जब इन तीनों सेक्टर की वैल्यू एडिड का टोटल कर लिया जाता है, तो वो क्या निकलता है, जीडीपी निकलता है। किस पे, मार्केट प्राइस पे। तो हमने क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालनी है। तो नेशनल इनकम कैसे निकाली जाएगी, अभी हमने क्या निकाला है, यहाँ पर जीडीपी निकाली है। और नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम इज इक्वल टू क्या होती है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये हमने NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, किसकी हेल्प से निकालनी है, GDP एट मार्केट प्राइस की हेल्प से। तो इसके लिए हमने क्या है, पिछला लेक्चर पढ़ा था, और लास्ट की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूंगा, जिसमें आप क्या है, पीछे वाली वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से हम GDP एट मार्केट प्राइस को NNP एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका लिंक जो है वो आपको डाल दिया जाएगा, और उस लिंक पे जाकर के आप जो वीडियो है वो इसकी देख सकते हो। तो अभी हम बात करेंगे कि जीडीपी को हमने किस में कन्वर्ट करना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस को हमने कन्वर्ट करना है NNP एट फैक्टर कॉस्ट में। तो जीडीपी को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, देखो जी का मतलब ग्रोस, सबसे पहले हम चेंज करेंगे ग्रोस को किस में, नेट में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस में करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। तो चेंज हो गया। उसके बाद हमने डोमेस्टिक को चेंज करना है नेशनल के अंदर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए प्लस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट का प्रोडक्ट से मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस में आई मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे, और प्लस में करेंगे हम सब्सिडी। तो हमारी क्या निकलेगी यहाँ पर, ये निकलेगी NNP एट
फैक्टर कॉस्ट। तो इस तरह से जीडीपी से हम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय को मापने की पहली विधि, जिसको हमने नाम दिया प्रोडक्ट मेथड या उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि, जिसको हम कहते हैं वैल्यू एडिड मेथड। तो इस मेथड में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि हमने यहाँ पर वैल्यू एडिड लिया है कि प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू एडिड, सेकेंडरी सेक्टर का वैल्यू एडिड और टेरिटरी सेक्टर का वैल्यू एडिड। तो इस मेथड में एक चीज़ आपने जो ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हम या तो वैल्यू एडिड ले लें या फिर हम ले लें इसमें फाइनल गुड्स को लेकर के चलें, यानी कि इन दोनों में से किसी भी चीज़ को लिया जा सकता है, ठीक, तीनों सेक्टर के अंदर। या तो प्राइमरी सेक्टर में हम बात करें सबसे पहले तो या तो वैल्यू एडिड लें या फिर हम क्या लें, फाइनल गुड्स लें। इसी तरह से सेकेंडरी सेक्टर के अंदर या तो वैल्यू एडिड लें या फाइनल गुड्स लें। इसी तरह से टेरिटरी सेक्टर के अंदर तो फाइनल गुड्स और जो वैल्यू एडिड है, ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बताता हूँ आपको कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि ये क्यों लें और ये क्यों लें। अब हम जो एग्जाम्पल कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पर 3 चीज़ें दी गई हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडिड। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं, एक किसान है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया उसी एग्जांपल को हम आगे लेकर के चलते हैं कि एक किसान है, उसने क्या किया, 200 रुपये का क्या किया, सीड्स परचेज किया वीट का यानी कि गेहूं का। गेहूं बोया और गेहूं बोने के बाद जो उसने फसल उगाई उसकी वैल्यू हुई 600 रुपये। यानी कि उसने क्या किया कि वो फसल जो है वो कितने रुपए में बेच दी, 600 रुपये में। तो उसने 200 रुपये को किस में कन्वर्ट कर दिया, 600 रुपये में। तो वैल्यू एडिशन उसने कितना किया, 400 रुपये। उसके बाद ये जो गेहूं उसने बेचा वो सेकंड स्टेप पे बेचा फ्लोर मिल यानी कि आटा चक्की वाले को। आटा चक्की वाले ने उसको क्या किया, 600 रुपये में ख़रीदा और उसको क्या है आटे में कन्वर्ट करके उसको क्या है 800 रुपये में क्या किया, बेच दिया। तो यहाँ पर उसने कितना वैल्यू बढ़ा दी उसकी, 200 रुपये। तो ये हमने वैल्यू एडिड लिख दिया 200 रुपये। तीसरे स्टेप पर यही जो आटा था जो इसने कन्वर्ट किया था, गुड्स था इसके लिए फाइनल गुड्स, इसको इसने सेल किया बिस्किट बेकरी वाले को 800 रुपये में। और बिस्किट बेकरी वाले ने क्या किया, इस गुड्स को बिस्किट में कन्वर्ट करके 1000 रुपये में बिस्किट जो है वो बेच दिए शॉपकीपर को। तो इसने वैल्यू जो बढ़ाई वो कितनी बढ़ाई, 200 रुपये जो है वैल्यू एडिट किया। नेक्स्ट स्टेप पे, फोर्थ स्टेप पे जो है उसने क्या किया यहाँ पर कि ये 1000 रुपये में बेचा शॉपकीपर को और शॉपकीपर ने क्या किया, अपना प्रॉफिट ऐड करके कितने में बेच दिया, 1200 रुपये में। तो इसने वैल्यू कितनी बढ़ाई, 200 रुपये। ये है वैल्यू एडिड। इस वैल्यू एडिड का जब हम टोटल करते हैं तो ये टोटल आता है हमारा 1000, यानी कि वैल्यू एडिड का टोटल कितना है, 1000। तो मैंने आपको बताया कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर के अंदर या तो हम क्या लेकर के चलें, वैल्यू एडिड लेकर के चलें, या दूसरा ऑप्शन हमारे पास रहता है कि फाइनल गुड्स को लेकर चलें। अब यहाँ पर फाइनल गुड्स क्या है, वैसे देखा जाए कि हम ये कहें कि फाइनल गुड्स तो 1200 है, 1200 रुपये में फाइनली बेचा गया, नहीं। फाइनल गुड्स वो होते हैं जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया है, उनमें कोई चेंज नहीं करना। यहाँ पर शॉपकीपर ने जो बिस्किट खरीदे वो 1000 रुपये में खरीदे और 1200 रुपये में बेचे, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि शॉपकीपर ने यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं किया है, बिस्किट के अंदर कोई पैकिंग या किसी चीज़ के अंदर क्या है, कोई चेंज नहीं किया। इसका मतलब क्या है, 1200 रुपये वैल्यू एडिड नहीं है। वैल्यू एडिड क्या है, 1000 रुपये। कि बेकरी वाले ने जो बिस्किट बनाए और उनकी पैकिंग की और उसको शॉपकीपर को बेचा, तो उसने कितने रुपए में बेचा, 1000 रुपये में बेचा। और अब ये बन करके बिल्कुल तैयार है कि एक उपभोक्ता चाहे तो शॉपकीपर से खरीद ले और चाहे वो किससे खरीद ले, बिस्किट बेकरी वाले से खरीद ले। तो 1000 रुपये का जो गुड्स है वो क्या है, फाइनल गुड्स है। तो या तो हम क्या लेके चलें, फाइनल गुड्स को लेकर के चलें, या हम किसको लेके चलें, वैल्यू एडिड को लेकर के चलें। तो दोनों की वैल्यू जो है वो क्या रहती है, यहाँ पर सेम रहती है। इसलिए हम दोनों में से कोई भी लेके चल सकते हैं और इससे हम क्या है, नेशनल इनकम का मेजरमेंट जो है वो कर सकते हैं। अब इस मेथड का जब हम यूज़ करते हैं, नेशनल इनकम को जब हम प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम को कहते हैं डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम। अब डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम
ये वैल्यू ऑफ आउटपुट लेकर के हम नेशनल इनकम में इंक्लूड कर दें, इसको भी इंक्लूड कर दें, इसको भी इंक्लूड कर दें और इसको भी इंक्लूड कर दें, तो क्या होगा कि यहाँ पर बार बार काउंटिंग हो रही है नेशनल इनकम की, यानी कि एक चीज़ को कई बार क्या है ऐड कर लिया गया। जैसे ये 600 रुपये में जो बेचा गया, ये 800 में पीछे वाला 600 भी इंक्लूड है। इसी तरह से 1000 में पीछे वाला 800 भी इंक्लूड है, 1200 में क्या है ये 1000 भी इंक्लूड है। तो अगर हम नेशनल इनकम का मेजरमेंट करते टाइम क्या है वैल्यू ऑफ आउटपुट को लेकर के चलेंगे, तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो क्या रहेगा, उससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि हमारी नेशनल इनकम की डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो इस डबल काउंटिंग से बचने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं, वो मेथड क्या हैं? यही मेथड है, एक तो फाइनल आउटपुट मेथड है कि आप फाइनल आउटपुट को ही लेकर के चलो, ये फाइनल आउटपुट है, जो 1000 रुपये के बिस्किट तैयार किए गए हैं, ये फाइनल आउटपुट है। तो आप या तो क्या लेकर चलो इसमें फाइनल आउटपुट को लेके चलो, उससे आप क्या है डबल काउंटिंग से बच सकते हो, या आप किसको लेके चलो वैल्यू एडिड, यानी कि हर लेवल पर फर्स्ट लेवल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेवल पर कितना वैल्यू एडिशन हुआ है उसको लेकर के चलो। तो इससे आपकी जो डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। अब इसके अंदर, इस मेथड के अंदर कुछ प्रिकॉशंस भी हमें क्या है ध्यान में रखने पड़ते हैं। वो प्रिकॉशंस क्या हैं कि जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया, तो मैंने उसमें आपको बताया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में से क्या करना है, इंटरमीडिएट गुड्स को लेस करना है। तो ये एक प्रिकॉशन है इसका कि इस मेथड में जब हम नेशनल इनकम का मेजरमेंट करते हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को शामिल नहीं किया जाता। तो इसका सबसे पहला प्रिकॉशन यही रहता है कि मध्यवर्ती वस्तु जो होती है उनकी वैल्यू राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाती उत्पाद विधि के अंदर। दूसरा इसका जो प्रिकॉशंस रहता है वो ये रहता है कि जो ओल्ड गुड्स हैं, जो पुरानी वस्तुओं की खरीद और बेच है, बिक्री है, उसको हम क्या है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। उसका कारण क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने एक गाड़ी खरीदी, सबसे फर्स्ट टाइम नई गाड़ी खरीदी, और नई गाड़ी को क्या है जब मैंने खरीदा तो उस समय राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया गया। अब वो गाड़ी को मैं जितनी बार आगे सेल करूंगा, तो उसको अगर हम बार बार शामिल करेंगे नेशनल इनकम में, तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगी कि इससे जो गाड़ी की वैल्यू है वो बार बार कैलकुलेट होगी और कई बार डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर क्रिएट होगी। इसलिए ध्यान रखना है कि इसमें हमने कोई भी ओल्ड जो एसेट्स है उसकी खरीद बेच को क्या है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना। और इसके साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि खरीद बेच के ऊपर अगर किसी को दलाली कमीशन वगैरह कुछ दिया गया है उसको आप शामिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसके प्रिकॉशंस था। और उसके बाद एक चीज़ आपने और ध्यान में रखनी है इसमें, नेक्स्ट जो प्रिकॉशंस हैं वो ये है कि एक प्रोडक्शन यूनिट है जो गाड़ी बनाने का काम करते हैं, और उन्होंने क्या किया, एक गाड़ी जो है वो अपने बिजनेस में यूज़ कर ली। तो उस गाड़ी को अगर वो अपने बिजनेस में यूज़ ना करते तो उनको गाड़ी कहाँ से परचेज करनी पड़ती, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से क्या है परचेज करनी पड़ती। तो अगर वो किसी दूसरी कंपनी से खरीदते तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता। इसलिए अगर किसी कंपनी ने कोई भी प्रोडक्ट अपने खुद के बिजनेस में ही क्या है यूज़ कर लिया है, तो उसको हम क्या करेंगे नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि खुद का यूज़ बनाया हुआ प्रोडक्ट अगर खुद ने यूज़ कर लिया बिजनेस के अंदर, इसको कहते हैं हम स्वलेखा उत्पादन। इसी तरह से अगला जो प्रिकॉशन है वो है हमारा कि जिस तरह से यहाँ पर ओनर ने क्या किया, खुद ने बनाया और खुद के बिजनेस में यूज़ कर लिया, वैसे ये भी हो सकता है कि उसने क्या है कोई भी गाड़ी बनाई और एक गाड़ी जो है वो उसने क्या की अपने घर में यूज़ कर ली। तो अगर उसने घर में यूज़ कर ली तो उसको हम कहते हैं स्व उपभोग उत्पादन, यानी कि खुद ने उपभोग कर ली। तो इसको भी हम क्या करेंगे नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, और स्व उपभोग उत्पादन को भी इसमें नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि खुद के बिजनेस में खुद का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करना वो राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, और खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट खुद के घर में यूज़ करना उसको भी हम क्या है राष्ट्रीय आय के अंदर क्या है शामिल करेंगे। लेकिन अगर क्या है इन दोनों के बजाय क्या है स्वलेखा अगर सेवा हो
तो उसको हम राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे एक औरत है, वो क्या है, घर में जाकर के, लोगों के घरों में जाकर के काम करती है और वहाँ से वो इनकम अर्न करती है, तो वो राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। लेकिन वही औरत अगर गृहिणी के तौर पे, हाउसवाइफ के तौर पे क्या है, अपने घर में काम करती है, तो उसको हम राष्ट्रीय आय में इंक्लूड नहीं करते। तो ये 3 अलग-अलग इसके प्रिकॉशंस हैं, जिसको आपने क्या है ध्यान में रखना है। अब बात आती है अगले प्रिकॉशन के बारे में कि सरकारी क्षेत्र के अंदर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनको मिलने वाला रेम्युनरेशन है, क्या उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाए या ना किया जाए? तो यहाँ पर ये प्रिकॉशंस हैं कि उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें राष्ट्रीय आय में शामिल की जाएँगी? उस व्यक्ति को मिलने वाली जो सैलरी, वेजेज़ जो भी है उसको, अगर वो कैश में मिलती है तो शामिल की जाएगी, इन काइंड्स में मिलती है तो उसको भी शामिल किया जाएगा। कैश मतलब उसको कैश में सैलरी मिल गई तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। इन काइंड्स का मतलब क्या हुआ, जैसे उसको गाड़ी दे दी, मोबाइल दे दिया, लैपटॉप दे दिया यूज़ करने के लिए, घर दे दिया रहने के लिए, तो वो क्या है उसको शामिल किया जाएगा। इसके अलावा हम बात करें कि सामाजिक सुरक्षा के अंदर मालिकों का योगदान, जैसे प्रोविडेंट फंड के अंदर, पीएफ के अंदर क्या है, एम्प्लॉयर अगर क्या है कंट्रीब्यूशन करता है, तो वो भी राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल किया जाएगा। और इन कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली जो पेंशन्स हैं, ठीक है, उसको भी हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल करेंगे। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे जो आपने ध्यान में रखने हैं कि जब आप इस मेथड का यूज़ करोगे तो इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे और मूल्य वृद्धि के अंदर क्या है, वैल्यू एडिड निकालते हुए क्या है, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी का तीनों का टोटल करके जीडीपी निकालेंगे। और जीडीपी निकलने के बाद उससे हमने क्या निकालनी है आगे, एनएनपी निकालनी है। तो इस तरह से हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। तो आप इंतज़ार कीजिए, अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि नेशनल इनकम को मेज़र करने का दूसरा मेथड, यानी कि इनकम मेथड, आय विधि, उसमें उसका मीनिंग क्या है और किस तरह से उसके स्टेप्स हैं, किस तरह से हम उसे नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं और कौन-कौन से उसमें भी हमें कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियाँ उसमें भी हमें बरतनी पड़ेंगी, तो कौन-कौन से प्रिकॉशंस हैं, वो सभी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए और इसको समझिए। किसी का कोई डाउट है अगर इसमें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और ताकि आपको मिलने वाली नई-नई वीडियो आपको क्या है, जल्दी आपको नोटिफ़िकेशन मिले। और आने वाले समय के अंदर हम कुछ नई वीडियो भी बनाएँगे नए टॉपिक से रिलेटेड, एग्ज़ाम्पल जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड कॉमर्स की जो वीडियो हैं, वो आपके सामने जल्दी आएँगी। तो आप लोग भी जल्दबाजी ना करें, मैं भी नहीं करता। तो इसके साथ ही थैंक यू आप सभी का, अच्छे से वीडियो देखना। थैंक यू वेरी मच।